ये किसान की आवाज, मजदूर की आवाज, नौजवान की आवाज राहुल गांधी जी संबोधित करने आ रहे हैं। नाना पटोले जी, डॉक्टर प्रशांत पटोले जी, पंकज यादव जी, सौरभ रुकाडे जी, अमर वरादे जी, रमेश खुटे जी, कुशल बोपचे जी, हमारे कैंडिडेट्स गोपाल अग्रवाल जी, दिलीप बंसोड़ जी, रवि बोपचे जी, राजकुमार पूरम जी, स्टेज पे गठबंधन के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के और गठबंधन के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है? मूड ठीक है? ये लव यू शब्द जो है, ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब मैंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो ये तब से चला है। और अजीब सी बात है, क्योंकि ये बहुत जरूरी शब्द है, इसका सब लोग प्रयोग करते हैं, मगर राजनीति में यह शब्द गायब था। राजनीति में सिर्फ नफरत, हिंसा, गुस्सा, ये चीजें फैलाई जा रही थी। तो इसलिए हमने सोचा कि देखिए, अगर दूसरे साइड ने नफरत का ठेका ले रखा है, तो हम मोहब्बत का ठेका ले लेते हैं, और उसमें फायदा भी है। क्योंकि नफरत को आप जानते हो, भाई भाई से लड़ता है, नफरत को नफरत नहीं काट सकती है। सही बात है, गलत बात है? कोई आपसे नफरत करता है, आप उससे जाके और नफरत करो तो बात नहीं कटती, मगर कोई भी आपसे नफरत करे और आपने उसे मोहब्बत दिखा दी, नफरत कट जाती है, खत्म हो जाती है। यह कांग्रेस पार्टी की सोच है, महात्मा गांधी जी की सोच है, अंबेडकर जी, फूले जी। महाराष्ट्र में तो लिस्ट है, अभी मैंने शुरू कर दिया तो मतलब 10-15 मिनट तो नाम लेने में लग जाएंगे। ये आपके खून में है। जब भी मैं यहां आता हूं, मैं आपको बताऊं, जब भी मैं आता हूं विदर्भ में कहीं भी, जैसे ही मैं महाराष्ट्र में आता हूं, आपके चेहरों पे, आपके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा दिखती है। कहने की भी जरूरत नहीं होती, समझाने की भी जरूरत नहीं होती है। ये आप में नेचुरल है, डीएनए है, और ये नया नहीं है, ये हजारों साल से चल रहा है। ये हिंदुस्तान का संविधान है। मोदी जी कहते हैं कि लाल रंग वाला संविधान दिखा रहा हूं, मतलब इसके अंदर जो लिखा है, ये आजादी के समय की बातें नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस संविधान में फूले जी की सोच नहीं है? अंबेडकर जी की सोच है?
बुद्ध भगवान की सोच है, नारायण गुरु, बसवना, इनकी सोच नहीं है क्या? तो ये हजारों साल पुरानी किताब है, हजारों साल पुरानी किताब है। इसके अंदर जो है ये हजारों साल पुरानी सोच है। क्या शिवाजी महाराज ने इसके खिलाफ बात बोली थी क्या? जो शिवाजी महाराज कहते थे वो इसके अंदर है। संतों की सोच है, एकता है इसमें, मोहब्बत है इसमें, समानता है इसमें, हर धर्म का आदर है इसमें। इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या कि हमें एक दूसरे को मारना चाहिए, गाली देनी चाहिए? इसमें लिखा है क्या? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें, मुझे दिखा दो इसमें कहां लिखा है कि गरीब लोगों को दबाया जाना चाहिए, किसानों को सही दाम नहीं दिया जाना चाहिए? इसमें कहां लिखा है? हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने इस किताब को, मैं गारंटी लिख के कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने इस किताब को पढ़ा तक नहीं है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ने यह किताब पढ़ी होती तो जो इस किताब के अंदर लिखा है उसकी रिस्पेक्ट करते। अब कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से हिंदुस्तान की संस्थाएं निकलती हैं। इस किताब में लिखा है कि एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए, इसमें लिखा है। इलेक्शन होते हैं, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, इसके कारण है। और यह है तो अंबेडकर जी के कारण, गांधी जी के कारण, फूले जी, बुद्ध भगवान। और 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस के लोग इस पर आक्रमण करते हैं। इस पे कहीं लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र की सरकार को चोरी करना चाहिए? लिखा है कहीं इसमें कि एमएलए को पैसा देकर महाराष्ट्र की सरकार गिरानी चाहिए? इसमें लिखा है? तो जब इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को आपके हाथों से चोरी किया तो इन्होंने इसको कमजोर किया, हां या ना? जब ये अपने लोगों को हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर बनाते हैं तो इसको ये कमजोर करते हैं, मजबूत करते हैं? जब ये किसान को सही एमएसपी नहीं देते, जब ये अदानी और अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं, इसको ये मजबूत करते हैं, कमजोर करते हैं? सीधी सी बात है। मुझे दिखा दो इसमें कहां लिखा है कि अदानी जी जैसे लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करके देना चाहिए? इसमें कहां लिखा है कि महाराष्ट्र से बड़े बड़े उद्योग लेकर दूसरे प्रदेशों में भेज देने चाहिए? तो 24 घंटा नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी के लोग इसको खत्म करने में लगे हुए हैं। सामने से नहीं बोल सकते, क्योंकि सामने से बोल दिया, गलती से भी बोल दिया तो फिर हिंदुस्तान की जनता एकदम उन पर टूट पड़ेगी। इसीलिए वो छुप छुप कर बंद कमरों में संविधान की हत्या करते हैं। क्या जब आपकी सरकार छीनी गई, जब विधायकों को करोड़ों रुपए दिए गए, उन्होंने वो काम बंद कमरों में किया या आपके सामने किया? बंद कमरों में किया ना। यहां पे धान के किसान, महाराष्ट्र में सोयाबीन, कपास, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको सही दाम मिलता है?
आप मेहनत करते हो, आपके हाथ फट जाते हैं, 24 घंटा अपना खून पसीना आप देते हो और आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता। अदानी जी के हाथ नहीं फटते, मैंने हाथ कभी मिलाए नहीं है, मगर मैं जानता हूं बिल्कुल मुलायम मुलायम हाथ होंगे उनके। खेत में कभी शायद गए भी नहीं है, मगर हिमाचल में अगर आप सेब बेचना चाहते हो तो पहले अदानी जी के गोदाम में डालना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानून लाए, देश में सारे के सारे किसान उसके खिलाफ खड़े हो गए और नरेंद्र मोदी भाषण में कहते हैं मैं तो ये बिल किसान के फायदे के लिए लाया था। अगर आप किसान का फायदा करने की कोशिश कर रहे थे तो किसान सड़कों पे क्यों उतरा? क्योंकि किसान जानता है कि आप किसान की कभी मदद नहीं करते हो। 16 लाख करोड़ रुपए आपने अरबपतियों का कर्जा माफ किया। मैं पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 10-11 साल में कितने किसानों का कर्जा माफ किया है? एक का नहीं किया है। सारा का सारा प्राइवेटाइज कर देते हैं। आस्ते आस्ते शुरू किया। पहले हिंदुस्तान के पोर्ट पकड़ा दिए, उसके बाद एयरपोर्ट, और अब 1 लाख करोड़ रुपए धारावी की जमीन अदानी जी के हवाले की जा रही है। और मीडिया में आपने सुना है क्या? मीडिया में आपने कभी, टीवी देखते हो, किसान का चेहरा देखा आपने टीवी पे? कभी टीवी पे आपने मजदूर को देखा है? कभी बेरोजगार युवा को चिल्लाते हुए देखा आपने? अंबानी की शादी देखी ना, डांस गाना देखा ना आपने वहां पे? मोदी जी गए थे ना, राहुल गांधी गया था। तो सीधी सी बात है, वो उनके हैं, मैं आपका हूं। और आप देख लेना, आज शाम को मीडिया में, अदानी अंबानी वाली मीडिया में, मेरा भाषण आपको 10 सेकंड के लिए दिखेगा और फिर 23 घंटे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान में 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी हैं। आप जानते हो पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं? 15% दलित, 8% आदिवासी। आप मुझे बता सकते हो कितने हैं पिछड़े वर्ग के लोग? कोई नहीं जानता। कोई कहता है 52, कोई कहता है 50, कोई कहता है 55। सब जानते हैं कि ओबीसी पिछड़ा वर्ग काफी है, मगर कितने हैं कोई नहीं जानता। आप ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को, माइनॉरिटी को जोड़ दो, 90% आबादी बनती है। 90%। हिंदुस्तान के कम से कम 50% ओबीसी वर्ग है। और 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी अपने आप को ओबीसी कहते हैं। सुना आपने? ओबीसी, मैं ओबीसी हूं,
जहां भी जाते हैं मैं ओबीसी हूं, ओबीसी का अपमान हो गया। सबसे बड़ा ओबीसी का अपमान मैं आपको बताता हूं। आप सब जीएसटी देते हो, सबसे ज्यादा जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं, मतलब 90% देता है। जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। 1 लीटर पेट्रोल गरीब किसान खरीदता है, शर्ट पैंट गरीब किसान खरीदता है, ढाबे में गरीब किसान खाना खाता है, मिठाई की दुकान में गरीब मिठाई खरीदता है। जितनी जीएसटी वो देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। मतलब सबसे ज्यादा जीएसटी पिछड़े वर्ग के जेब से निकलती है, दलितों के जेब से निकलती है, आदिवासियों के जेब से निकलती है। सच्चाई है ये। अदानी जीएसटी नहीं देता, आप देते हो। ये जीएसटी का पूरा पैसा हिंदुस्तान की सरकार के पास जाता है। और आपने देखा होगा, हर साल फाइनेंस मिनिस्टर आती है लोकसभा में, छोटा सा ब्रीफ केस लेके आती है, खोल देती है और बजट पेश करती है। देखा आपने? बजट जो आपका धन है वो बांटा जा रहा है, वो बजट है। बजट को 90 अफसर बनाते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस में, प्रधानमंत्री के ऑफिस में 90 लोग बजट बनाते हैं। मतलब 90 लोग तय करते हैं कि हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग का, दलित का, आदिवासी का पैसा कैसे खर्च होगा। यह अंबानी का पैसा नहीं है, यह अदानी का पैसा नहीं है, यह आपका है। आप रोज देते हो, आपको शायद पता भी नहीं लगता। यह आपने शर्ट खरीदी 18%, जूते खरीदे 18%, खाना खाया 18%, किसान मेहनत कर रहा है 18%, फावड़ा खरीदा 18%, 20%, 28%, 15%, जाता रहता है, निकलता रहता है, अंत में वहां पहुंचता है। 90 अफसर डिसीजन लेते हैं। महाराष्ट्र को कितना पैसा आएगा, विदर्भा में कितने स्कूल बनेंगे, कितनी यूनिवर्सिटीज आएंगी, शिक्षा के लिए कितना पैसा जाएगा। 90 अफसर में से पिछड़े वर्ग की आबादी 50%, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं। और अगर हिंदुस्तान की सरकार आपका पैसा खर्च करती है, पिछड़े वर्ग का पैसा खर्च करती है, 100 रुपए खर्च होते हैं, तो आपके ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। यह है ओबीसी का अपमान। आपकी आबादी 50%, आपकी भागीदारी 5%, यह सच्चाई है। दलित अफसर, आपकी आबादी 15%, 100 रुपए का निर्णय होता है, आप 1 रुपये का निर्णय लेते हो। आपकी भागीदारी 15%, 100 रुपए में से 1 रुपया आपका। और आदिवासी भाई, उनकी आबादी 8%, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे उनके। तो अगर आप पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जोड़ दो, 100 रुपए खर्च होते हैं, 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो। यह है असली अपमान। इसीलिए मैं हर स्पीच में कहता हूं, और लोकसभा में मैंने कहा है कि लोकसभा में
कांग्रेस पार्टी दो काम तो करके दिखाएगी। पहला काम, जाति जनगणना, कि इस देश के हर दलित को, हर आदिवासी को, हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को पता लग जाए कि उसके जेब में से कितनी चोरी हो रही है और कैसे हो रही है। दोहराता हूं कि देश के हर दलित को, हर आदिवासी को, हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को पता लग जाए कि उसके जेब में से कितना पैसा छीना जा रहा है। जाति जनगणना में सबको पता लग जाएगा कि आबादी किसकी कितनी है। जाति जनगणना में हम यह भी पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान की संस्थाएं जो हैं उसमें दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। मीडिया को देखो, हर शाम टॉक शो होते हैं, इनकी बातचीत होती है। मुझे नाम बता दो इनके मालिकों में से, बड़े बड़े पत्रकारों में से मुझे एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी नाम बता दो। कौन सा है बता दो। एक भी नहीं मिलेगा आपको। 24 घंटा बातचीत चलती रहती है। 90% लोग तो है ही नहीं मीडिया में। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की बात करो, 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, मुझे दिखा दो उनमें ओबीसी कौन है, दलित कौन है, पिछड़े वर्ग का आदिवासी कौन है। कोई नहीं है, एक नहीं है। अदानी जी की कंपनी की लिस्ट दिखा दूंगा आपको, मैनेजमेंट की लिस्ट दिखा दूंगा, उसमें एक आपको ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा। करोड़ों रुपए की सैलरी होती है, मगर उसमें एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं, एक पिछड़ा नहीं। और गलती से एक आ गया तो उसको पीछे कमरे में बैठा देंगे। यही हालत जुडिशरी में। प्राइवेट अस्पतालों की बात करो, मुझे बता दो कौन से प्राइवेट अस्पताल का मालिक दलित वर्ग का है, आदिवासी वर्ग का है, पिछड़े वर्ग का है। नाम दे दो मुझे। और यही शिक्षा में बात है। प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट अस्पताल, सारा का सारा प्राइवेट हो रहा है। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जगह मिल जाती थी। आस्ते आस्ते वो सब बंद हो रहा है। इसलिए हमने कहा है भैया जाति जनगणना होगी, लोकसभा में होगी, राज्यसभा में पास होगी, हम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है समानता होनी चाहिए, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है हर व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए, इसमें लिखा है समानता होनी चाहिए, इसमें लिखा है हिंदुस्तान की संस्थाएं हिंदुस्तान की जनता की संस्थाएं हैं, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। तो पहला काम जाति जनगणना। दूसरा काम, ये जो 50% का बना रखा है, रिजर्वेशन का लिमिट लगा रखा है, इसको तोड़ के हम अलग कर देंगे, परे कर देंगे। हमें 90% वाला हिंदुस्तान चाहिए, जिसमें किसानों की रिस्पेक्ट हो, मजदूरों की रिस्पेक्ट हो, छोटे व्यापारियों की रिस्पेक्ट हो। आज 20-25 लोगों के पास हिंदुस्तान का पूरा धन है। छत्तीसगढ़ में हमने सरकार बनाई, हमने पहले ही वायदा कर दिया कि हम धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसान को 3,000 रुपए देंगे, खत्म। और फिर चेक कर लो, छत्तीसगढ़ के लोगों से जाके पूछ लो मिला या ना मिला। कर्नाटक में हमने कहा कर्जा माफ होगा, महालक्ष्मी योजना होगी, महिलाएं बस में फ्री जाएंगी, पता लगा लो हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने मन बना लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अरबपतियों को देगा, उतना पैसा हम महाराष्ट्र के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को देंगे। इसीलिए हमारी पहली योजना
यहां जो महिलाएं आई हैं, आप अच्छी तरह सुन लीजिए। महालक्ष्मी योजना, हर महीने 3,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में खटाखट अंदर। और महाराष्ट्र में जब आप बस में जाएंगी, आपको अपने जेब से 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा, और चाहे वो और आपकी प्रोक्योरमेंट होगी तो एमएसपी पे आपकी प्रोक्योरमेंट होगी। मैं जानता हूं कि चाहे धान के किसान हो, कपास या सोयाबीन, मैं जानता हूं आपके साथ क्या होता है। आपको सही दाम नहीं मिलता है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि चाहे वो धान के किसान हो, सोयाबीन के किसान हो, कपास के किसान हो, आपको मार्केट में सही रेट मिले। हर गरीब व्यक्ति को 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हमारी सरकार देने जा रही है। जैसे मैंने कहा, सारे के सारे अस्पताल इन्होंने प्राइवेट कर दिए हैं। स्टेंट लगानी पड़ती है, इलाज करवाना पड़ता है। गरीब किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, लाखों रुपए लग जाते हैं। इसलिए हमारी योजना आपको 25 लाख रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस में ऑपरेशन करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए देगी। और आखिरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में बेरोजगारी फैला रखी है। ये इन्होंने जो नोटबंदी की, ये जो गलत जीएसटी इन्होंने लागू की, अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कर्जा माफ किया है। इससे हिंदुस्तान की रोजगार की जो रीढ़ की हड्डी थी, ये टूट गई है। यह सच्चाई है। अदानी जी, अंबानी जी देश को रोजगार नहीं दे सकते हैं। देश को रोजगार छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले, ये लोग देते हैं। और इन सब को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने खत्म कर दिया है। आज हालत यह है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। इसीलिए महाराष्ट्र के युवाओं को 4,000 रुपए अलाउंस हमारी सरकार देने जा रही है। और जो 2.5 लाख सरकारी नौकरियां हैं, जिनको बीजेपी की सरकार नहीं भरती है, उनको हम भर के आपके हवाले करने जा रहे हैं। अंत में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह विचारधारा की लड़ाई है, यह संविधान की लड़ाई है। और नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को खत्म करने में लगे हैं। सामने से नहीं करते हैं, बंद कमरों में करते हैं, सरकारों को गिराकर करते हैं, किसानों से धन छीनकर करते हैं, अरबपतियों को कर्जा माफ करके इस पर आक्रमण करते हैं। इसीलिए लड़ाई इसकी है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। नफरत को मोहब्बत से हराने की लड़ाई है। यह मोहब्बत की किताब है, इसमें आप पढ़ लो, इसमें आपको नफरत कहीं नहीं मिलेगी। नफरत आपको बीजेपी के लोगों के दिल में मिलेगी, इस किताब में नहीं मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के दिल में आपको कभी नहीं मिलेगी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दिल में आपको कभी नहीं मिलेगी, इंडिया गठबंधन के नेताओं के दिल में आपको नफरत नहीं मिलेगी। यही लड़ाई है और यह आपके खून के अंदर है। यह संविधान, यह आपके डीएनए में है, यह आपके खून में है,
और मैं जानता हूं जो मैं आपसे कह रहा हूं आप समझ रहे हो। मैं जानता हूं कि आप हर रोज इस संविधान की रक्षा करते हो, नफरत को मोहब्बत से काटते हो। जैसे मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा में, जो मैंने कहा नफरत के बाजार में आप सब मोहब्बत की दुकान खोलते हो। आप दूर दूर से मेरी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और अंत में फिर से कहता हूं कि हमें 10-15 लोगों का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें अरबपतियों का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का हिंदुस्तान चाहिए। हमें नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। राहुल गांधी जी के विचारों का, देश में समानता के विचारों का आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। राहुल गांधी। मैं आप सभी